जय हिंद साथियों। तो शुरू करते हैं आज हम लोग इतिहास। जैसा कि हम लोग कल सिलेबस को देखे थे, तो आज हम इतिहास से आरंभ करेंगे। तो सबसे पहले हमने बताया था कि इतिहास के 3 भाग हैं प्रमुख: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो स्टार्ट करेंगे प्राचीन इतिहास से। प्राचीन इतिहास में सबसे पहले देखेंगे, अब किसी भी चीज़ को जब जानना होता है तो उसके सोर्सेज क्या हैं, सबसे पहले हम उसको जानते हैं। अब इतिहास में क्या क्या सोर्सेज हैं जिनके से हमको इतिहास के बारे में पता चलता है, अर्थात आपके दादाजी या परदादा के बारे में आपको कैसे पता चलता है, तो आपके दादाजी या आपके पिताजी बताते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब हम इतिहास के स्रोत के बारे में पता करते हैं तो हम मुख्य रूप से हम यह देखते हैं कि इतिहास जो है कि उसके प्रमुख स्रोत हैं। जब आप देखेंगे तो ऐतिहासिक स्रोत जो है वो पुरातात्विक स्रोतों से, सिक्के जो होते थे प्राचीन उससे, अभिलेख, साहित्यिक स्रोत, विदेशी विवरण, इन माध्यमों से हमें इतिहास को जानने में मदद मिलती थी। भागों में इसको बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, जिसको प्री हिस्ट्री, फिर आद्य ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्ट्री और ऐतिहासिक हिस्ट्री काल में डिवाइड किया गया है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन चीज़ें एकदम आराम से आसानी समझिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो हम देखेंगे इतिहास मतलब है क्या। इतिहास को अगर डिफाइन करना हो, परिभाषा क्या है उसकी: इतिहास सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। कालक्रमिक मतलब चीज़ें शेड्यूल वाइज हो, नहीं तो ऐसी जितनी भी घटनाएं हैं सब इतिहास हैं। इतिहास ऐसा नहीं है, जो कालक्रमिक घटनाएं घटित हुई हैं जिससे समाज में कुछ ना कुछ परिवर्तन आया हो, उसको हम लोग इतिहास कहते हैं। अब देखिए, एक शॉर्ट टाइप में देखेंगे, प्रागैतिहासिक काल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर इसके बाद आद्य ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्ट्री, इसका नाम है प्री हिस्ट्री, अर्थात इसमें तो कोई लिखित साक्ष्य पाए ही नहीं गए हैं और मतलब कोई विवरण नहीं दिया गया है और ना ही कुछ है, तो इसलिए इसको प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। और आद्य ऐतिहासिक काल में इसमें तो लिखित साक्ष्य पाए गए, लेकिन अभी हम लोग इतने सक्षम नहीं हो पाए कि इसको पढ़ा जा सके, क्योंकि यह चित्रों और भावात्मक दोनों लिपियाँ इसमें मिक्स थी, तो इसलिए इनको पढ़ा नहीं जा सका। जबकि आद्य ऐतिहासिक काल में इसमें प्रमुख थे सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, और वैदिक सभ्यता, जिनका समय काल था 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। और वैदिक सभ्यता इसमें ही आर्य संस्कृति जो बोलते हैं भाषा, यहीं से चालू हुई 1500 पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अब बात करते हैं हम ऐतिहासिक काल की बात जब करते हैं तो उसमें प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत तो आधुनिक भारत की बात होती है। जब प्राचीन भारत की बात होती है तो इसमें 600 ईसा पूर्व, जिसमें गौतम बुद्ध के बारे में, इसके बाद फिर जो घटनाएं घटित हुई हैं, इस प्राचीन भारत को 600 ईसा पूर्व से लगभग 712 ईस्वी तक माना जाता है। फिर 712 से हमारा शुरुआत होती है मध्यकाल की। मध्यकालीन जिसमें प्रमुखता पूरा मुगल डायनेस्टी है, तो उसको पूरा देखेंगे। फिर जिसका समय काल बताया जाता है 712 ईस्वी से, अब ईस्वी चालू हो गई थी 600 ईसा पूर्व के बाद से, 1707 औरंगजेब तक माना जाता है मध्यकालीन, जो कि एक बहुत ही क्रूर शासक था औरंगजेब। फिर इसके बाद शुरुआत होती है हमारे आधुनिक इतिहास की, जिसका समय काल 1707 से आज तक मुख्यतः 1964 तक माना जाता है। ठीक है, जो विदेशी विवरण थे यह विभिन्न प्रकार से मिले, इसको हम आगे देखेंगे। ये अभी नोट्स में आपको टेलीग्राम में, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, जिसमें ये सब नोट्स पूरे प्रोवाइड किए जाएंगे हर संडे को, जितना एक हफ्ते में 6 दिन में पढ़ाया जाएगा। संडे को ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइएगा। तो हम देखेंगे कि इतिहास को कैसे कैसे जाना जा सकता था। तो शुरू करते हैं हम सिक्के से, और कैसे देखते हैं। देखिए, ये सब चीज़ें पूछे जाती हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। पंचमार के आहत सिक्के पर केवल चित्र होते थे। पंचमार आहत सिक्के मतलब उस समय तो लिखित और मतलब कोई प्रचलित नहीं था, तो उस पर कोई ना पंचमार का मतलब ऐसे कोई भी मतलब वस्तु होती थी, उससे एक चिन्ह बनाया जाता था, जिसको पंचमार के आहत सिक्के कहा जाता था। ये आप देखेंगे ऐसे होता था, मतलब ऐसे सिक्का होता था
उस पर कोई भी ऐसी करके आकृति बनाई जाती थी या उसको ऐसे पुश किया जाता था, तो जिससे एक आकृति छपकर इस पर आ जाती थी, उसको पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता था। और पाई गई धातुएं जो थी उस समय की, तांबा, जिसके सिक्के बनते थे प्रमुख रूप से, तांबा थी, चांदी, सोना, सीसा। अब शीशे की भी धातु बनती थी, जो देखेंगे आगे सातवाहनों के काल में पाया जाता था। ये सब पूछी जाती है चीज़ें एंट्रेंस एग्जाम में, बहुत ही मतलब सबसे पहले ही पूछा जाएगा, जिनसे आप कर लेंगे। और हम इसको पढ़ने के बाद लेखक एवं तिथियाँ, यूनानी शासकों ने जब मतलब जो सिक्कों पर, अब जब सिक्के बने यूनानी शासकों ने बनाए, तो इसमें उस पर शासक का नाम और तारीख भी डालने लगे वो लोग, मतलब जो भी तिथियां हैं उसको सिक्कों पर डालने लगे। अब आखिर बताइए सिक्कों की ज़रूरत पड़ी क्यों? पहले क्या था कि विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। विनिमय का मतलब है आप कोई सामान अपनी आवश्यकता अनुसार दूसरों को दे के अपनी आवश्यकता अनुसार सामान को ले सकते थे। फिर क्या हुआ कि ऐसा सबके मतलब जो चीज़ें आपके पास हैं, अगर सामने वाले भी चीज़ें वही हैं, तो उसको क्या फ़ायदा होगा, आपसे विनिमय क्यों करेगा? लेकिन आपको उसके पास दो चीज़ें हैं, तो उसमें से एक चीज़ को आपको ज़रूरत है, तो आप उसको लेने के लिए कैसे लेंगे? जबकि विनिमय प्रणाली में क्या होता था कि आप लोग एक सामान दे के दूसरे सामान को ले लेते थे। फिर क्या हुआ, समय और जब विकसित हुआ तो सभी के पास वो चीज़ें होने लगी, तो व्यक्ति विनिमय प्रणाली को एक दूसरे से पालन मतलब एक दूसरे के साथ करना बंद करता जा रहा था, क्योंकि उसकी ज़रूरतें पूरा नहीं हो पा रही थी। तो इसलिए सिक्के का निर्माण किया गया। जो सिक्का था वो किसी भी वस्तु को एक वैल्यू देता था, मतलब उसके बराबर की एक मात्रता प्रदान करता था, जिसके आगे व्यक्ति उनसे चीज़ों को और भी चीज़ों को उसको दे के उसके बदले में ले सकता था। इसलिए सिक्के प्रचलन में आए। अब ये कुछ चीज़ें हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में पाए गए। मौर्योत्तर काल, मौर्य के बाद के काल को कहा जाता है। मौर्य काल के बाद जो काल आता है उसे में मौर्योत्तर काल कहा जाता है। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने, देखिए जो लार्ज क्वांटिटी में मतलब मैक्सिमम नंबर्स में जो सिक्के जारी किए उन्होंने वो गुप्त शासकों ने किए। जबकि सर्वाधिक शुद्ध, जो आप सोना खरीदने जाते हैं सोचते हैं, सब पूछते हैं कि सोना कितना शुद्ध है। सोने की शुद्धता को हम लोग कैरेट में मापते हैं, 20 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट। तो उस समय जो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए वो कुषाण काल में कुषाण शासकों ने किए। ठीक है, आप इसको नोट करते चलिएगा, और हम इसको संडे को पूरा एक PDF बना के टेलीग्राम को चैनल पर डाल देंगे। तो इसके लिए आप घबराइएगा मत, पूरा पढ़ते रहिए, वीडियो थोड़ा लंबा होगा। शीशे के सिक्के जो है सातवाहन शासकों ने जारी किए। शीशे के जो सिक्के थे उसको सातवाहन शासक थे, उन्होंने ये सिक्के जारी किए। अब और इतिहास को कैसे जानेंगे? ये सिक्के जो हैं इतिहास जानने में मदद करते हैं। उसमें जो चीज़ें छपी थी, पंचमार्क थे, जो तिथियाँ थी, जो शासक छपे थे, जैसे समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई तस्वीर से उससे मतलब पता चलता है कि उस समय किसका शासक था। ऐसे ही सिक्कों के माध्यम से इतिहास को जाना जा सकता है। अभिलेख, अब अभिलेख क्या होते हैं वह अभिलेख हम देखेंगे। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी कहते हैं। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी कहते हैं। जो सबसे प्रमुख अभिलेख हैं उनको आप देखेंगे। ये बोगज कोई अभिलेख है जो मध्य एशिया में पाया गया, लगभग ईरान में। इसमें 4 देवताओं के बारे में वर्णन मिलता है, इंद्र, वरुण, मित्र एवं नासत्य। इंद्र, वरुण, मित्र एवं नासत्य। और जो हाथी गुफा अभिलेख है यह उदयगिरी में पाया गया, जिसमें खारवेल एक शासक थे, खारवेल हाथी गुफा अभिलेख जिसको कहा जाता है। वो बहुत ही मतलब प्रसिद्ध शासक थे। उस हाथी गुफा अभिलेख में इनके बारे में चीज़ों को विस्तार से बताया गया है, जिससे हमें इतिहास जानने में मदद मिलती है। अभिलेख का काम ही था यही। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में है, जिसमें रुद्र दामन नामक शासक का चर्चा मिलती है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, यह हर्षवर्धन के समय राजा हुआ करते थे। यह जो थे हर्षवर्धन से भी ज़्यादा शक्तिशाली थे। इन्होंने एक युद्ध में हर्षवर्धन को हराया भी था, लेकिन इतिहास में इस बात को कहीं बताया नहीं गया। जबकि जब आप
किसी अच्छे राइटर की बुक पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें दी हुई हैं। तो हम आगे चलते हैं। अब हम जेम्स प्रिंसेप के बारे में देखेंगे। जेम्स प्रिंसेप एक ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवा में कार्यरत एक उच्च पद के अधिकारी थे, जो सन 1837 में इसको आप डेट नोट कर लीजिएगा। 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता पाई। इन्होंने बताया कि जो अब अशोक के अभिलेख हैं वह मुख्यतः पाली और प्राकृत भाषाओं में लिखे गए थे, और कई जगह अरमाइक लिपि, यह मुख्यतः ईरान के साइड में पाई जाती थी, अरमाइक लिपि में लिखी गए थे। इनका समय काल 1837 में, ये 1837 में पूरा उन्होंने पढ़ा था, जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। यह एक ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवारत अधिकारी थे। साहित्यिक स्रोत में, अब साहित्यिक स्रोत मतलब जो और भी स्रोत हैं इतिहास जानने के, उसमें प्रमुख स्थान रखता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत जो स्रोत अभी तक बताए गए उन सब में सबसे अहम भूमिका रखता है, जिसमें साहित्यिक स्रोत में पांडुलिपियाँ, भोजपत्र, ताड़पत्र, ये सब इन चीज़ों से आप लोग परिचित होंगे। अब और साहित्यिक स्रोत में देखा जाए तो वेद, उपवेद और वेदांग। वेदों के अंतर्गत 4 वेद थे जिनको आप लोग जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो उपवेद है ये उपवेदों के ही अंग होते थे। जो प्रमुख थे आयुर्वेद, धनुर्वेद और गंधर्ववेद और शिल्पवेद। आयुर्वेद में आयुर्वेद के बारे में, धनुर्वेद और गंधर्ववेद, शिल्पवेद। वेदांग, वेदों को भलीभांति समझने के लिए और उनका उच्चारण सही करने के लिए इन वेदांगों की रचना की गई थी, जिसमें था ये 6 वेदांग थे। वेदांगों की संख्या 6 है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अब हम देखेंगे जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनके रचयिताओं के बारे में। जैसे देखिए, ये पूछा जाता है की रचना की, और महाभारत जो लिखा गया लगभग 7वीं सदी से पूर्व लिखा गया, और इसको लिखा था व्यास ने, और वाल्मीकि जी ने लिखा था रामायण, और ये रत्नाकर उनका नाम था। उनके बारे में एक कहानी प्रचलित है कि वह पहले जंगल के डाकू हुआ करते थे, और जब एक दिन नारद जी उनसे मिलने आए और उन्होंने उनसे पूछा कि जो आप कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम डाकू और चोरी जो करते हैं वो सब अपने परिवार के लिए करते हैं। तो नारद जी ने पूछा कि आप एक बार अपने परिवार से पूछ लीजिए कि आपने जो गलतियां कर रहे हैं, क्या आपके कर्मों का भागीदार आपका परिवार होगा, जो आप पूरा काम गलत कर रहे हैं। तब इसके बाद नारद जी, तब वाल्मीकि जी जाते हैं अपने परिवार के पास, उनसे वहाँ पूछते हैं कि आप लोग बताइए कि जो हम कार्य कर रहे हैं आपकी जीविका के लिए, चोरी, डकैती, ये सब, तो उसमें आप लोग जिम्मेदार हैं, हकदार हैं। तो सब ने एक तरफ से मना कर दिया। और इसके बाद वाल्मीकि जी का, पहले इनका नाम रत्नाकर था, फिर रत्नाकर जी का जो हृदय है वो परिवर्तित हुआ, और इनका दिमाग जो है पूरा अध्यात्म की तरफ बढ़ गया। तो इन्होंने नारद जी से, फिर नारद जी के शरण में आए, तो उन्होंने राम जी की सब भक्ति करने के बारे में बताया, और यह आज में रामायण की इन्होंने आगे चलकर रामायण की रचना की। कहानी आप लोगों को आज होप अच्छी लगी होगी। तो वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। फिर अभिज्ञान शकुंतलम, ये फैक्ट है तो इसको हम सिर्फ याद करा सकते हैं। कालिदास जी ने अभिज्ञान शकुंतला, ये उनकी सबसे प्रमुख रचना है, इसको आप जरूर याद कर लीजिए, ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अभिज्ञान शकुंतला। और ये भी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों किताबें जिनको लिखा गया है। मृच्छकटिकम जो है शूद्रक ने लिखा है, और ये आपको मैचिंग में आ जाएगा, ऐसे दे देगा तीनों। जैसे अब इसको इसमें मतलब मिलाना रहेगा तो ऐसे दे देगा मृच्छकटिकम, और इधर देगा कामंदक, फिर पतंजलि, ऐसे तो ऐसे पूछ लेता है, तो इसमें मिलान का भी आ जाता है। पीसीएस में भी नीति शास्त्र कामंदक ने लिखा है, और महाभाष्य जो है पतंजलि जी ने लिखा है। अब देखिए, जो उत्तर भारत में घटनाएं घटित हो रही थी, तो दक्षिण भारत भी इससे छूटा नहीं रहा। दक्षिण भारत के ग्रंथों में प्रमुख ग्रंथ है संगम साहित्य। संगम साहित्य में ही 3 ग्रंथ प्रमुख हैं: तोलाकप्पियम, शिल्पादिकारम, मणि मेखला, ये तीनों प्रमुख हैं। इनको आप नोट कर लीजिए। दक्षिण भारत की अगर बात की जाए, और जो जातक कथा है वह बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। ऐसा कहा जाता है या माना जाता है कि जो बुद्ध थे वह, जो इनका जन्म
हुआ था उससे पहले भी ये 550 बार जन्म पृथ्वी पर ले चुके थे। जातक कथा उसी के बारे में है। तो अगर पूछा जाए जातक कथा का संबंध है तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा बुद्ध के पूर्व जन्म से, बुद्ध के वर्तमान जन्म से, बुद्ध की शिक्षाएं, ऐसे दिया रहेगा ऑप्शन। तो आप लोग बुद्ध के पूर्व जन्म से उस पर टिक करिएगा। अब हम देखेंगे विदेशी विवरण। जो भारत के बाहर से आए थे उनको विदेशी कहा जाता था। तो उन्होंने जो विवरण दिए हैं उससे भी हम इतिहास को जान सकते हैं कि कौन सा शासक कैसा था, कौन से राजा के यहाँ क्या व्यवस्था थी। इसके प्रमुख लेखक थे चीनी लेखक, यूनानी और अरबी लेखक को हमने आगे देखा था, अभी और एक बार और देखेंगे। चीनी लेखक जो प्रमुख थे फाहियान, सुंगयुंग, वेनसंग, इत्सिंग, मातवेन लिंग। ये चारों लेखकों के याद करने की एक ट्रिक है। चीनी को फांसी हुई, चीन के जो हैं उनको फांसी हुई, फ से फाइयान, सी से सुंगयुंग, ह से हुएनसोंग और ई से इत्सिंग, और एक आप याद कर लीजिएगा मालवेन लिन। चीनी को फांसी हुई, फ से फाहियान, सी से सुंगयुंग, वेनसोंग और ई से इत्सिंग हुई। और मेगास्थनीज की कृति है इंडिका, जिसमें इसने ऐसे कुछ जियोग्राफी का प्लिनी, ये प्रमुख है, यूनानी लेखक हैं। जिसमें ये देखिए अरबी लेखकों को आप देखिए। अरबी लेखक प्रमुख थे अल-मसूदी नाम देखिए, अल-मसूदी। यह राष्ट्रकूट के समय, राष्ट्रकूट जब काल चल रहा था तो यह आए थे। जो एलोरा की गुफाएं हैं यह मुख्यतः दक्षिण भारत में पनपा था। और जो अल-बरूनी थी वह अल-बरूनी और इब्न बतूता तुगलक के समय आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक जब शासक कर रहा था। और अल-बरूनी की पुस्तक है तहकीक-ए-हिंद, मतलब भारत की खोज। तो इस प्रकार से हमने प्राचीन इतिहास के एक संक्षिप्त बारे में जानकारी ली, जिससे मतलब एक पूरा आउटलाइन मैप हमारे दिमाग में अब बन गया है कि मतलब पहले घटनाएं कैसे घटी, फिर इसके बाद प्रागैतिहासिक, फिर आदि ऐतिहासिक, फिर ऐतिहासिक, और इसके बाद अब हम लोग धीरे धीरे प्राचीन, मध्यकालीन, फिर आधुनिक काल की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और हम 2 चीज़ें डेली ये भी करेंगे कि जो यूपी है, यूपी स्पेशल से 5 क्वेश्चन हम लोग डेली याद करेंगे और सीधे और 5 अनुच्छेद, और कोशिश करेंगे कि चीज़ें हम 5 आपको याद करा दें। तो शुरू करते हैं हम कल आगे जो पढ़ेंगे पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल प्लस हड़प्पा सभ्यता, ये तीनों चीज़ें हम लोग कल कवर करेंगे। और आशा करता हूँ कि जो चीज़ें आज पढ़ाई गई हैं वो समझ में आएगा। और ये नोट्स जो हैं आपको टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी जाएगी, तो आप उसको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अब उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी आप लोग को, सामान्य जानकारी, आप जिस राज्य में रहते हैं उसकी सामान्य जानकारी तो होनी चाहिए। यह आयोग जो है आपसे आशा करता है कि आपको ये सब चीज़ें जानते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो आप जान लीजिए, तो अपने राज्य के बारे में जानिए और गौरवान्वित होइए कि आपके राज्य में क्या क्या चीज़ें हैं। और बहुत सी चीज़ें हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे, तो जानेंगे तो बहुत गौरवान्वित फील करेंगे कि हम लोग किस राज्य में रहते हैं, जिसको कहा जाता है उम्मीदों का प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए इसको। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है लगभग 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। जो पूरे भारत का जो मैप है, जो भारत का पूरा क्षेत्रफल है उसका 7.33% है। 7.33% है। और क्षेत्रफल के मामले में देखा जाए तो भारत का स्थान वो भारत में जो राज्यों का क्षेत्रफल के स्थान में देखा जाए तो यूपी जो है 4थे स्थान पर है। रैंकिंग में पहले पर राजस्थान है, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र। ये हम क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहे हैं फर्स्ट, और चौथे पे अपना यूपी है। यूपी से हैं वे। हाँ, तो जिलों की संख्या जो है 75 है। ये भी नोट कर लीजिए। आप किस ज़िले में रहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप किस ज़िले से हैं ये ज़रूर बताइएगा, जिससे और भी बच्चों को जानकारी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश दिवस, अब जो उत्तर प्रदेश की स्थापना है जो 24 जनवरी
1950 को हुई। इसके बाद 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू हुआ और उसी दिन से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। उसके 2 ही दिन बाद 26 जनवरी मनाई गई, तो इसलिए हम उसको याद करने के लिए थोड़ा सोच सकते हैं कि 26 जनवरी जो है 24 जनवरी के 2 मतलब 24 जनवरी 26 जनवरी 2 दिन पहले उसको क्या बोलते हैं? उत्तर प्रदेश दिवस। राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश, टेसू या ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ये आप 5 चीज़ें हम 5 क्वेश्चन हमने आज किया, फिर कल ऐसे ही 5 क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही चीज़ों को आसानी से आराम पढ़ेंगे, लेकिन सब कुछ कवर करेंगे। धीरे धीरे इसे उत्तर प्रदेश हो जाएगा फिर। और आपके लिए है ये क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, नोट कर लीजिए इसको। उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी कौन सा है? ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिनको आता है ज़रूर बताएंगे। तो हम और अब आगे बढ़ेंगे तो हम सबसे पहले 5 अनुच्छेद याद करेंगे। तो थोड़ा सा संविधान के बारे में जानते हुए हम चीज़ों को रोज़ डेली 5 अनुच्छेद, भारतीय संविधान के 5 अनुच्छेद को याद करेंगे और धीरे धीरे सारे अनुच्छेद हम लोगों को आराम से याद हो जाएंगे। तो बिना और इससे कोई प्रेशर भी नहीं क्रिएट होगा, तो चीज़ें आसानी से जब छोटी छोटी चीज़ें बांटी जाती हैं तो आराम से लोगों को याद हो जाता है। तो हम देखते हैं भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार तो हुआ, परंतु लागू इसको 26 जनवरी 1950 को किया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि हम लोग गणतंत्र दिवस मना सके ना, क्योंकि 26 नवंबर को ही बन गया था तो उसी दिन लागू कर देना चाहिए। क्योंकि हम लोग 30 जनवरी से मतलब 1930 से ही हम लोग जब गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे थे, तो इसलिए इसको इस डेट को निर्धारित किया गया। और बनने के बाद भी जब लागू किया गया तो इसको 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में लागू किया गया। जो 26 नवंबर की तिथि है इसको विधि दिवस के रूप में मनाते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये पूछा जाता है, ऐसे दिया जाएगा। विधि दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर, 26 जनवरी, 25 दिसंबर, 26 नवंबर। तो आप लोग 26 नवंबर को टिक करिएगा, जो जिससे आपका आंसर सही होगा। और भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ, 22 भाग, अब लगभग 25 भाग हो गए हैं तथा 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान संसदीय स्वरूप से अर्थात है ब्रिटेन में जैसी व्यवस्था है। संसद होती है जहाँ लोकसभा, राज्यसभा और ये तीनों कार्यपालिका होती हैं। तो जबकि अमेरिका में दूसरी व्यवस्था है, तो हमने ब्रिटेन वाली व्यवस्था को संसदीय व्यवस्था के रूप में अपनाया है। तो अब हम शुरू करते हैं आपके अपने पहले अनुच्छेद से। इसको लगभग कितने भागों में बांटा गया है हमने बताया? 22 भागों में, और अब वर्तमान में 25। तो पहले भाग में बताया गया है संघ और उसके क्षेत्र के बारे में, जिसका वर्णन अनुच्छेद 1 से 4 तक किया गया है। अब अनुच्छेद जो 1 है उसमें कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब भारत यूनियन और फेडरेशन यूनियन होगा, ना कि फेडरेशन। अब आप देखिए यूनियन और फेडरेशन में अंतर क्या होता है। देखिए यूनियन और फेडरेशन में अंतर क्या होता है। यूनियन जो है, भारत यूनियन है, अर्थात जो ये भूखंड है भारत का, इसको अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए ही बांटा गया है, छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया गया है। जबकि ये है यूनियन। अब फेडरेशन क्या होता है? जब कई राज्य आपस में मिलकर समझौता या किसी अन्य समिति या किसी अन्य कारण से जब मिलते हैं और एक नए राज्य का निर्माण करते हैं तो उसको कहते हैं फेडरेशन। तो इंडिया इज़ अ यूनियन स्टेट, नॉट की फेडरेशन स्टेट। तो भारत जो है वह यूनियन राज्य है, ना कि फेडरेशन। इसमें फेडरेशन में क्या होता है, इसमें से कोई भी राज्य अपने इसमें से निकल के अलग हो सकता है। फेडरेशन में क्या होता है, फेडरेशन में ये होता है कि इसमें से कोई भी राज्य जब चाहे इसमें से अलग हो सकता है और अपना एक अलग पहचान बना सकता है। जबकि यूनियन में भारत के किसी भी राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वह उसमें से अलग हो सके और अपनी एक अलग पहचान बना सके। तो हम आशा करते हैं कि यूनियन और फेडरेशन में आपको समझ में अंतर आ गया होगा। हम एक बार चीज़ें रिपीट कर देते हैं। देखिए यूनियन में क्या होता है, अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए जो दिया हो मतलब भूखंड होता है उसको ही विभिन्न भागों में बांट दिया जाता है।
इनको, लेकिन इसमें जो छोटे छोटे राज्य होते हैं इनका अपना कोई अस्तित्व बिना राज्य के नहीं रहता, या बिना राज्य की मतलब सहमति के, या अलग मतलब कोई भी राज्य इसमें से अलग नहीं हो सकता। यह किसी सहमति का परिणाम नहीं है, बल्कि प्रशासनिक सुविधा के लिए ऐसा किया गया है। जबकि फेडरेशन में क्या होता है कि जो अन्य राज्य हैं अलग अलग, वह एक दूसरे के समझौता या किसी अन्य कारणों से एकत्रित होते हैं, चाहे बिजनेस फ़ायदा हो या कुछ भी, जिस माध्यम से ये आपस में जुड़ जाते हैं और एक नए राज्य का निर्माण करते हैं, जैसे है यूएसए और यूएसए है। इसमें से कोई भी राज्य को अधिकार है कि वह जब चाहे इस राज्य से अलग हो सकता है, और इसमें अन्य राज्य भी बाहर से भी आके अभी भी जुड़ सकते हैं। ऐसा काम माना जाता है कि छोटी सी कहानी बता देते हैं। यूएसए में क्या हुआ था, ये जब छोटे छोटे राज्य थे, ये राज्य आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। फिर इनकी आर्थिक जन धन की बहुत हानि होती थी। फिर इन्होंने आपस में एक समझौता किया और एक बॉन्ड बनाया, जिससे एक नए राज्य का निर्माण हुआ, जिसे हम आज यूएसए के रूप में देखते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भारत जो है यूनियन है और अमेरिका एक फेडरेशन है। भारत यूनियन वाली व्यवस्था सिर्फ इंडिया में है और फेडरेशन वाली व्यवस्था अमेरिका में है। तो चीज़ें एकदम आराम से समझ लीजिए, आ गई होंगी। तो पहला अनुच्छेद देख लिया होगा आपने, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब दूसरा है अनुच्छेद 2, संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगा। संसद, भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, तो विधि के द्वारा, विधि मतलब किसी कानून के द्वारा संघ में नए राज्य अर्थात जो राज्य अर्जित किए जाएंगे या युद्ध में जीते जाएंगे या अन्य किसी माध्यम से होंगे, तो उनको नए राज्य के रूप में प्रवेश या उसकी स्थापना भारत सरकार कर सकेगी संसद के माध्यम से। अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि इसमें संसद को किसी राज्य में से उसका क्षेत्र अलग करना। अब उदाहरण के तौर पर आप अपने उत्तर प्रदेश को ही देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में पहले जो उत्तराखंड राज्य है यूके, वह यूपी का ही हिस्सा था। इसको पहाड़ी क्षेत्र को अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया उत्तराखंड। इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को एक नए राज्य के रूप में इसको पहचाना गया। तो ये अनुच्छेद 3 के तहत हुआ, क्योंकि इसमें संसद को किसी राज्य में से उसके क्षेत्र को अलग करके या उसमें किसी छोटे छोटे राज्य को मिलाकर एक कर देना, जैसे पूर्वोत्तर भारत में हुआ है। और सिक्किम जो है 1974 में संविधान संशोधन के माध्यम से पहले इसको एक सम्मानपूर्ण राज्य का, फिर इसके बाद 35वें संविधान संशोधन के द्वारा एक संपूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। और अनुच्छेद 4 जो है अनुच्छेद 2 और 3 को स्पष्ट करता है। अनुच्छेद 4 में कोई नई बात नहीं कही गई है, बल्कि जो दोनों बातें कही गई हैं उनको ही स्पष्ट करता है कि ये चीज़ें एकदम आसानी से संविधान में जो है वो लागू कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और जो ना समझ में आया होगा वो बताइएगा, और चीज़ों को कमेंट करके जो पूछा गया है उसको आप ज़रूर बताइएगा। कल हम लोग आगे नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे, और जिस इतिहास में दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आप लोग ऐसे लगे रहिए, फिर कल मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।